नमस्ते दोस्तों। माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी शापित शैशव का तीसरा व अंतिम भाग। भाभी, मैंने आपका काम तो कर दिया है, मतलब गंगाबाई का पता तो लगा लिया है, बट आई एम अफ्रेड आप उसे घर नहीं ला सकेंगी। क्या मतलब? मैं उसका पता लेने टीबी हॉस्पिटल गया था। वहाँ पता चला कि 6 महीने पहले ही उसे फिर से भर्ती किया गया है, और यह भी पता चला कि इस बार बीमारी बहुत अगले दौर में पहुँच गई है। क्या टीबी भी रिलैप्स होता है डॉक्टर? यह तो राज रोग है भाभी। इसे चाहिए अच्छी गिजा, अच्छी देखभाल। गरीबों के घर पर यह सब कहाँ से मयस्सर होता है। फिर अपना कोई होता तो देखभाल करता। वह तो भाई के घर पड़ी हुई थी, वहां तो अपने ही खाने के लाले होंगे। गंगाबाई बेचारी तो इन असुविधाओं की आदी भी नहीं है। शुरू से बंगलों में रही है, अच्छा खाया है, अच्छा पहना है। भाभी के पीहर में भी उसके ठाट थे, यहाँ भी उसका दबदबा था। दूसरे माहौल में तो वह जी ही नहीं सकती थी। तो क्या वह उनके पीहर से आई थी? हाँ, निक्की की देखभाल के लिए उसे बुला लिया था। उन दिनों भाभी बीमार चल रही थी ना। उनकी मृत्यु के बाद उसके वापस जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भाभी, एक बात कहूँ? कहिए। निक्की और दिद्दा को लेकर मैंने पिछले दिनों कितने कल्पना चित्र बनाए थे। अब सब के सब मुझे मुंह चिढ़ा रहे थे। भाभी, मुझे लगता है वह बुढ़िया ज्यादा दिन तक नहीं खींचेगी। हर डेज आर नंबर्ड। अगर निक्की को एक बार उससे मिलवा लाते तो उसका जी खुश हो जाएगा। आप इत्मीनान रखिए, मैं ही ले जाऊंगा उसे। डॉक्टर प्रसाद के साथ पारुल को भेजना कोई मुश्किल नहीं था। उनसे तो पारुल की दोस्ती थी। वादे के मुताबिक वे दूसरे ही दिन आकर उसे ले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने दिवा स्वप्नों में खो गई। पारुल आज कितनी खुश होगी। उसे लगेगा जैसे उसका बचपन लौट आया है। और जब उसे पता लगेगा कि उसकी बिछुड़ी हुई ममता से पुनः मिलवाने के लिए मैंने ही पहल की है, तो वह कृतज्ञता से भर उठेगी। मन का सारा कल्मश धुल जाएगा। प्रसाद अंकल उसे यह भी तो बताएंगे कि दिद्दा के इलाज का सारा खर्च पापा उठा रहे हैं, तो फिर वह पापा को भी माफ कर देगी। और उसके पापा, वे भी तो कितने खुश होंगे। इस मधुर षड्यंत्र की मैंने भनक तक न लगने दी थी। अब पता चलेगा तो सिवा प्रशंसा के कुछ न कर पाएंगे। उन लोगों के लौटने में कोई 2-2.5 घंटे लग गए। हॉस्पिटल शहर से दूर पहाड़ी पर जो था। मुझे लगा था गाड़ी से उतरकर वह सीधे मेरे पास दौड़ी आएगी, मेरे गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहेगी, हाय मम्मी, यू आर सो स्वीट। पिछले दिनों हम काफ़ी करीब आ गए थे, फिर भी एक औपचारिक दूरी बनी हुई थी। आज वह भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वह सीधे कमरे में चली गई। शायद अपना भावावेश मुझसे छिपाना चाहती हो। डॉक्टर प्रसाद जरूर थोड़ी देर मेरे पास बैठे, बोले, बहुत खुश हुई बुढ़िया। बार बार बलाएं ले रही थी, माथा चूम रही थी, आपको और मुझे भी आसीस रही थी। लेकिन भाभी, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। शी में कोलैप्स एनी टाइम। तो अच्छा ही हुआ जो आप लोग हो आए, नहीं तो जिंदगी भर को मलाल रह जाता, मुझे भी और बिटिया को भी। आप ठीक कह रही हैं, उन्होंने उठते हुए कहा। उन्हें विदा करके मैं गुनगुनाती हुई सीधे पारुल के कमरे में गई। मुझे क्या मालूम था कि वह मेरी प्रतीक्षा में भरी बंदूक की तरह तनी बैठी थी। मुझे देखते ही फट पड़ी। क्यों भेजा था मुझे वहां? किसकी साजिश थी ये? बचपन की एक मीठी सी याद मेरे मन में थी, उसे भी आपने तहस नहस कर दिया। सौतेली माँ है ना आप। मेरा इतना सा सुख भी आपसे सहा न गया, और आप सोच रही हैं कि आपने बड़ा एहसान किया, मेरी पुरानी आया से मिलवाकर बड़ा नेक काम किया। पता नहीं कितनी देर तक वह इसी तरह बड़बड़ाती रही। मैं जड़ मूक बनी उसके अपराधों को झेलती रही। प्रतिवाद करने का या आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने का भी मेरा साहस न हुआ। उफ,
मैं तो सोच भी नहीं सकती कि बचपन में इसी औरत ने मुझे पाला है। मुझे तो यह सोचकर भी झुरझुरी आती है कि मैं उसकी गोद में खेलती थी, उसके पास ही सोती थी। उसने बताया कि वह मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। छी! मुझे तो वहीं उबकाई आने लगी। उसका कमरा, उसका बिस्तर, उसके कपड़े इस कदर बास मार रहे थे, उफ़! उसका दर्द मेरी पकड़ में आ गया। दिद्दा उसके लिए एक मधुर एहसास की तरह थी, पर इस मरणासन्न वृद्धा से उसका कहीं कोई मेल नहीं था। उसका रोग जर्जर शरीर देखकर वह कांप गई थी। उसका स्नेहिल स्पर्श उसे लिजलिजा लगा था। एक तिलस्म था जो टूट गया था, और अब वह उन किस्सों पर आंसू बहा रही थी। मैं उसे समझाना चाहती थी कि पारुल, वक्त की मार किसी को नहीं बख्शती। हम सब धीरे धीरे काल के उसी अंधकूप की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सब कुछ विरूप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर जीवन की नश्वरता का दर्शन समझने की भी एक उम्र होती है। पारुल तो अभी उम्र के उस दौर में थी जहाँ सब कुछ रसमय और रंगीन होता है। उसके लिए तो भविष्य का अर्थ विकास है, विनाश नहीं। वह इस कड़वे सच को, असुंदर यथार्थ को कैसे स्वीकारेगी? वह फिर लौट गई अपनी उसी कारा में जो उसने स्वयं निर्माण की थी। मैं फिर दूर फेंक दी गई। पहले भी हम दोनों में बोलचाल नहीं थी, पर तब इतना असहज नहीं लगता था। पर एक बार करीब आने के बाद फिर उसी स्थिति में लौट जाना बहुत क्लेशकारक लगता था। उसके पापा अक्सर छेड़ देते, क्यों? युद्ध विराम समाप्त हो गया? संधि वार्ता विफल हो गई? तो मैं गुस्से में यह भी न कह पाती कि आप ही की नज़र लग गई। बस शर्म से सिर झुका लेती। जीवन फिर पुराने ढर्रे पर चल पड़ा था, एक रस और निरानंद। घर फिर द्वीपों में बट गया था। इस बीच कई पर्व त्योहार आए, पर कोई हमें उल्लासित न कर सका। उल्टे वे हमें और अवसाद से भर गए। 30 सितंबर को पारुल का जन्मदिन था। मैं मन ही मन कब से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा खासा हंगामा करने का प्लान था। सारी तैयारी भी कर रखी थी। पारुल ने बातों ही बातों में बताया कि अरसे से उसका जन्मदिन घर पर नहीं मना है। इतने दिन तक तो वह हॉस्टल में ही थी। पिछले साल पापा को याद ही न रहा। मैंने तय कर लिया था कि इस बार इतने सालों की कसर निकाल दूंगी, पर मेरा सोचा कुछ नहीं हुआ। पारुल ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके लिए प्यारी सी ड्रेस खरीदी थी जो उसने नहीं पहनी। उसके लिए 3 रंगों वाला नाव के आकार का केक बनाया था जो उसने नहीं काटा। उसकी सहेलियों के लिए कलात्मक निमंत्रण पत्र बनाए गए थे जो उसने नहीं भेजे। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। दशहरे पे हम लोगों ने जबलपुर जाने का कार्यक्रम बनाया। उसने मना कर दिया। दीपावली पर हमने पूरे घर का रंग रोगन करवाया, पर उसने अपना कमरा खाली नहीं किया। मैंने रंगोली से पूरा आंगन पूर दिया, पर उसने झांक कर भी नहीं देखा। घर में मैंने मिठाइयों के ढेर लगा दिए, पर उसने प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा। भैया दूज पर मैंने खास तौर से डॉक्टर प्रसाद के परिवार को आमंत्रित किया, पर उसने बच्चों का टीका नहीं किया। पहले की भांति अब वह मुझ पर फुफकारती तो नहीं थी, पर अपनी उपेक्षा से मेरे हर प्रयास को विफल कर रही थी। मेरी 4-5 महीने की लंबी छुट्टी समाप्त होने को थी और मेरा मन फिर से ज्वाइन कर लेने को हो रहा था। इस ऊब से बचने का और कोई उपाय भी तो नहीं था। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसने मुझे समय पर सद्बुद्धि दी, नहीं तो मैं एकदम इस्तीफा देकर ही आ रही थी। ईश्वर से ज़्यादा धन्यवाद तो भैया भाभी को और अपने सहयोगियों को देना चाहिए। उन्हीं लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि फ़िलहाल लंबी छुट्टी ले लो। और देखो, इस उम्र में एडजस्टमेंट बहुत कठिन होता है। नौकरी छोड़ दोगी तो लौटने का भी रास्ता नहीं रहेगा। एक पारुल की बात छोड़ दी जाती तो इस घर में मुझे सुख ही सुख मिला था, पर उस एक दुख ने सारे सुख का स्वाद छीन लिया था। निश्चय और अनिश्चय के बीच झूलती हुई मैं एक दिन सचमुच इंदौर पहुंच जाती कि बीच में ही एक हादसा हो गया। उस दिन मैं रोज़ की तरह किचन में व्यस्त थी कि ये आए और गंभीर स्वर में बोले,
प्रसाद का फ़ोन है तुम्हारे लिए। मैं चौंक पड़ी। मेरे लिए? धड़कते दिल से रिसीवर उठाया। हेलो भाभी, बुरी खबर है। क्या? मैंने कांपते स्वर में पूछा। पूजनीय दिद्दा चल बसी। मैं स्तब्ध रह गई। भाभी कुछ कहिए भी, क्या करना है? अब कहने को या करने को रहा ही क्या है? मेरा मतलब है, शुड वी टेल द किड? नो, डेफिनेटली नॉट। शी इज़ जस्ट अ किड, यू नो। अच्छा, अब आप इनसे बात कीजिए, मेरी कढ़ाई जल रही है। चोंगा इनके हाथ में देकर मैं भागने ही वाली थी कि इन्होंने हाथ पकड़कर रोक लिया। प्रसाद से 2 मिनट बात करके फ़ोन रख दिया और मेरी तरफ मुखातिब हुए। उनकी मुद्रा से मैं समझ गई कि मैं कटघरे में खड़ी हुई हूँ। जलती हुई आंखों से उन्होंने पहला प्रश्न दागा। प्रसाद ने यह खबर पहले तुम्हें क्यों दी? मुझे भी तो दे सकता था। यह बात आप उन्हीं से पूछते तो ठीक रहता। उससे तो खैर पूछना ही है, पर तुम यह बताओ, इस औरत की मौत से तुम्हारा क्या वास्ता है? ओफ़ो, मेरा क्या वास्ता होगा? वे बस मुझसे इसलिए पूछ रहे थे कि पारुल को बताना है कि नहीं। मैंने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। वह जब जिंदा थी, पारुल उन्हें देख आई थी बस। मैं रात में तो उस बच्ची को नहीं भेज सकती ना। पारुल अस्पताल कब गई थी? गई थी एक दिन, प्रसाद लिवा ले गए थे। पर सुझाव किसका था? मेरा था। यही सुनना चाहते हैं ना आप? अब आप यह भी कहेंगे कि यह बात मुझसे क्यों नहीं कही गई? तो हुजूर, शुरुआत तो आपसे ही की थी, पर आप तो उस नाम को सुनते ही भड़क गए थे। उस समय आप क्या यह सुनने की स्थिति में थे कि पारुल अपनी आया को भूल नहीं पाई है? अब भी वह उसे उतनी ही शिद्दत से याद करती है? क्या आपके पास यह सोचने समझने की फुर्सत थी कि वह अपनी दिद्दा के लिए कितनी बेचैन है? और आपके उस फुर्सत का इंतज़ार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस औरत के पास गिनती के दिन थे। आज मैं खुश हूँ कि आपकी नाराज़गी का खतरा उठाकर भी मैंने यह पहल की। आपको और कुछ कहना है? क्या कहते बेचारे, मुँह लटकाकर रह गए। विजय के उन क्षणों में मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि मेरी वह उद्दात कोशिश कितनी नाकामयाब रही है। मेरे आत्मविश्वास का दुर्ग कैसे भरभरा कर गिर पड़ा है। उस दिन नाश्ता किए बिना ही वे घर से निकल गए। शायद मुझे दंड देने का इससे अच्छा तरीका उन्हें याद नहीं आया। सुबह के गए, रात को लौटे। आते ही सीधे नहाने चले गए। मैं समझ गई कि दिवंगता को श्रद्धांजलि देकर लौटे हैं। अच्छा भी लगा। इतना हक तो उस गरीबिनी का बनता ही था। अब मेरे सामने केवल एक समस्या थी, पारुल को बताऊं या ना बताऊं? बताऊं भी तो कैसे? वह तो मुझसे रुख भी नहीं मिलाती। इतनी बड़ी बात एकदम मुंह फेर कर तो मारी नहीं जा सकती ना। कुछ माहौल तो बनाना पड़ेगा, और इस स्थिति में यह संभव नहीं। और अगर ना बताऊं तो कल को वह इसी बात पर आरोपों की झड़ी लगा देगी और मुझसे और दूर छिटक जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग। रात के सन्नाटे में फ़ोन की घंटी बजी तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। तब तक इन्होंने चोंगा उठा लिया था। जब तक वे बात करते रहे, मैं बदहवास सी उन्हें देखती रही। रिलैक्स डार्लिंग, उन्होंने फ़ोन रखते हुए कहा। डॉक्टर के घर में तो जब तब घंटी बजती ही रहती है। तुम्हें अब तक आदत नहीं हुई? धीरे धीरे ही तो होगी, मैंने झेपते हुए कहा। दरअसल सुबह सुबह फ़ोन पर वह खबर सुनी है ना, तब से दिमाग खराब हो गया है। फिर कुछ रुक कर पूछा, आप वहाँ गए थे ना? हाँ, जाना तो था ही, गया भी, और कफन दफन का, मेरा मतलब है अंतिम संस्कार का सारा इंतज़ाम किया। क्यों, उनके परिवार वाले नहीं आए थे? आए थे, पर सबके सब हाथ हिलाते हुए चले आए थे। बॉडी कोई गांव भी ले जाना नहीं चाहता था। फिर यही सब करना पड़ा। चलिए, अच्छा ही हुआ, इसी घर से दाना पानी बंधा था उनका, आखिर तक निभ गया, यही खुशी है। और फिर कुछ क्षण रुककर बड़े साहस के साथ मैंने कहा, सुनिए, मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगे? इस बार उन्होंने आंखें नहीं तरेरी और ना ही गुर्राए, बल्कि शांत स्वर में बोले,
क्या जानना चाहती हो? यही कि वे कौन थीं, कहाँ से आई थीं, इस घर में उनका वजूद क्या था? ऐसा कोई लंबा-चौड़ा इतिहास नहीं है। रमा के भतीजों की आया थी। रमा की बीमारी में यहाँ आई थी। खासियत बस यही थी कि जब तक मेरे ससुर जीवित रहे, उसकी तनख्वाह उस घर से ही आती रही। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस समय फुल टाइम आया रखने की मेरी हैसियत नहीं थी। हम लोग यानी मैं और अम्मा उसके लिए इतने उत्सुक भी नहीं थे। किसी तरह एडजस्ट ही कर रहे थे। पर रमा असुविधाओं में जीने की आदी नहीं थी, इसलिए उसके पिताजी को दया आ गई। पर उनकी यह दया, यह मेहरबानी हमें बहुत महंगी पड़ी। क्यों? अपने ही घर में हम जैसे किसी के आश्रित हो गए। उसकी उपस्थिति हमें एक हीन बोध से भर देती थी। वह भी हमें हिकारत से देखती थी। मेरा तो फिर भी थोड़ा लिहाज करती थी, पर अम्मा को उसने कभी मालकिन का दर्जा नहीं दिया। बेचारी अम्मा, वे तो नौकरानी की नौकरानी बन गई थीं। वे दिद्दा के लिए चाय बनाती, नाश्ता देती, रोटियां सेकती। दिद्दा नाक भौं सिकोड़कर खाती और अपने साहब को कोसती कि बेबी को उन्होंने किस कुएं में पटक दिया है। क्या वे लोग बहुत अमीर हैं? अमीर थे। रमा के डैडी की शेयरिंग प्रैक्टिस थी। बहुत कुशल सर्जन थे वे। अपनी उंगलियों के कमाल से उन्होंने वैभव का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। लेकिन उस साम्राज्य का योग्य उत्तराधिकारी उन्हें नहीं मिला। बेटा उनका डॉक्टर नहीं बन सका। शायद इसीलिए उन्होंने रमा के लिए मेरा चुनाव किया था। सोचा होगा यह गरीब घर का बिना बाप का लड़का आसानी से काबू में आ जाएगा। मेरे पास अपना अलग साम्राज्य बनाने की कुव्वत थी। जो सोचा था वह मैंने करके भी दिखा दिया। पर देखने के लिए ना रमा रही, ना उसके डैडी। उन्होंने तो बस मेरे संघर्ष का दौर ही देखा। उन्हें मेरा मतलब है पारुल की मम्मी को क्या हो गया था? दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने एबॉर्शन की सलाह दी, वह भी करवा लिया। पर पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया कि हालत बिगड़ती ही चली गई। कार में डालकर मुंबई भी ले गए थे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 15वें दिन उसके शव को लेकर ही लौटना पड़ा। उन्हीं दिनों दिद्दा इस घर में आई थी। हम लोग तो उन दिनों रमा को लेकर परेशान थे। घर में बस अम्मा थी और वह थी। पर एक नफ़रत का बीज कब पड़ गया पता ही नहीं चला। एक खाई सी थी दोनों के बीच, जो बढ़ती ही चली गई। रमा जब तक रही तब तक तो सब कुछ दबा ढका रहा, पर उसकी मृत्यु के बाद दोनों का परस्पर तिरस्कार और घृणा जैसे मुखर हो गए। बहुत कठिन दिन थे वे। मैं रमा के वियोग से आहत था। प्रैक्टिस की कश्मकश जारी थी और इधर घर पर जैसे जंग छिड़ी हुई थी। मैं परेशान हाल घर लौटता तो यहाँ अदालत शुरू हो जाती। मैं बच्ची का ढंग से पता भी नहीं कर पाता। इन्हीं दोनों की चिक-चिक मेरा दिमाग चाट जाती। दोस्त, रिश्तेदार और साथी डॉक्टर रोज़ सलाह देते कि शादी कर लो, बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी, वह फिर आसानी से नई माँ को स्वीकार नहीं कर पाएगी। अम्मा भी इसरार करती, पर मेरी हिम्मत ही न पड़ती थी। घर में एक तीसरा मोर्चा खोलने की मेरी ताकत नहीं थी। 5 साल तक यह नाटक घर में चलता रहा। हम माँ बेटे बच्ची को बर्बाद होते देखते रहे। अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे ज़िद्दी और बिगड़ैल बना दिया था। उसमें गलत संस्कार पड़ रहे थे। वह दादी को तो किसी गिनती में ही नहीं लाती थी, बस थोड़ा बहुत मुझसे डरती थी। उसे डराना मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर सोचता कि किसी का तो खौफ हो, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी। फिर धीरे धीरे सब कुछ मेरी सहन शक्ति से बाहर होता चला गया। मैं समझ गया कि इस घर में इन 2 औरतों का साथ रहना मुश्किल है। किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा। और जाहिर था मैं अपनी माँ को तो कहीं भेज ही नहीं सकता था। इसलिए दिद्दा को निकाल बाहर किया? नहीं, इतनी बेदर्दी से नहीं निकाला, पर यूँ कहो कि इत्तेफाक से मुझे एक कारण मिल गया। उन दिनों दिद्दा बहुत खांसने लगी थी। अम्मा ने कई बार बताया कि उसके खांसी के मारे वे रात भर सो नहीं पाती, पर मैं इसे भी शिकायत का एक पैंतरा समझकर टाल गया था।
पर ज़्यादा दिन तक अम्मा को अनसुना न कर सका। मुझे भी दिद्दा की खांसी सुनाई देने लगी। उस समय तो हम छोटे से घर में थे, तब आज जैसा बड़ा बंगला नहीं था। खांसने की आवाज़ कहाँ तक छिपती। महरी ने एक बार दिद्दा को खून थूकते भी देखा, जिसे वह पान की पीक बताती रही। फिर मुझे चिंता हुई। बड़ी मुश्किलों से निक्की का वास्ता देकर उसे डॉक्टरी जांच के लिए राजी किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरा शक सच निकला, उसे टीबी हो गई थी। लेकिन टीबी तो अब लाइलाज बीमारी नहीं है, मैंने जैसे उन पर आरोप लगाते हुए कहा। लेकिन बीमारी तो है और इलाज भी कराना पड़ता है। एक बार पता चल जाने के बाद क्या उसे घर में निक्की के पास रखा जा सकता था? मैंने उसे यहाँ टीबी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। 2-2.5 साल बाद वह ठीक भी हो गई, पर मैं उसे वापस घर नहीं लाया, उसके गांव ही भेज दिया। पर वह जहाँ कहीं भी रही, मैं उसे बराबर पैसे भेजता रहा। आज उसकी अंतिम किस्त भी मैंने दे दी। इतनी देर से मैं पेट के बल लेटकर कोहनियों पर सिर टिकाए उनकी बातें सुन रही थी। दिद्दा की कहानी का पटाक्षेप होते ही मैंने एक निश्वास भरा और करवट बदलकर लेट गई। मन बेहद उदास हो गया था, परंतु इस समय जिस अनजान अनदेखी वृद्धा के प्रति मेरे मन में करुणा उमड़ रही थी, वह दिद्दा नहीं, पारुल की दादी थी। बेचारी, बेटे की शादी के कैसे कैसे अरमान सजोए बैठी होंगी, पर मिला क्या? दुख, निराशा और अपमान। रजनी जी, उसके बाद की कहानी नहीं सुनोगी? मैंने एकदम पलटकर उन्हें देखा। उसके बाद की मतलब? यह तो निक्की की आया की कहानी थी। निक्की की कहानी भी तो सुनो। वह मुझे मालूम है, मैंने उलाहने के स्वर में कहा। दिद्दा चली गई तो उसे मामा के यहाँ भेज दिया। वहाँ मामी की पैनी जबान ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। वहाँ से लौटी तो कर्कश बुआ के पल्ले पड़ गई। फिर उनसे भी नहीं संभली तो हॉस्टल में पटक दिया। यही ना? तुमने तो 4 लाइनों में सारा इतिहास समेट कर रख दिया, पर जानती हो, इसे जीने के लिए मुझे 8 लंबे साल लग गए हैं, और मैं उतना दुष्ट भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे साबित करना चाहती हो। मैंने अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहा। पारुल ने जितना सुनाया था वही बता दिया। अब आप बताइए। यह हुई ना बात। जज को चाहिए कि पहले दोनों पक्षों को सुन ले, फिर फैसला करे। प्रोसीड, मैंने नाटकीय अंदाज में कहा। योर ऑनर, सच यह है कि दिद्दा की बीमारी के बाद मैंने निक्की को मामा के यहाँ भेज दिया था। उस घर में उसका हमेशा स्वागत ही हुआ है। रमा की मृत्यु के बाद तो उन्होंने बार बार कहलाया था, पर बच्ची के बिछोह की कल्पना से ही मैं घबरा जाता था, इसलिए भेज ही नहीं सका। जब मजबूरी में भेजने की नौबत आई, उस समय मेरे ससुर जी गुजर चुके थे। दुर्भाग्य से मेरी सास भी खाट से लग गई थी। घर में आमदनी तो शून्य हो गई थी, और निक्की के मामा बिजनेस के नए नए प्रयोगों में बाप की कमाई फूंक रहे थे। निक्की की मामी यूँ तो बड़ी अच्छी थी बेचारी, पर परिस्थितियों ने उन्हें परेशान कर दिया था। छोटे छोटे 3 बच्चे, घर में अपंग और बीमार सास, गिरती हुई माली हालत, दिमाग खराब करने के लिए यही बहुत था। उसमें पहुंच गई वह जिद्दी और बिगड़ैल लड़की। साल भर घर में जैसे कोहराम मचा रहा था। हार कर बेचारे उसे वापस छोड़ गए। भाभी आंख में आंसू भरकर कहती रहीं, लाला, लड़कों का साथ है मेरा, पराई लड़की की जिम्मेदारी लेने से जी घबराता है। लड़की उस दिन से सचमुच ही पराई हो गई। निक्की ने फिर कभी उधर का रुख नहीं किया। अम्मा जैसे तैसे घर संभालती रही थी, पर निक्की उनके बस की नहीं थी। इसीलिए मैंने दीदी से चिरौरी की और वे तुरंत चली आईं। साथ में जीजाजी भी थे। वे उसी साल रिटायर हुए थे, पर आशिकी का यह आलम था कि बीवी के बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते थे। दीदी भी उनकी रंगीन मिजाजी से वाकिफ थी, इसलिए बहू बेटियों के बीच उन्हें छोड़ने का खतरा उन्होंने नहीं लिया। दीदी बहुत उत्साह में भरकर यहाँ आई थी। वे बहुओं को जता देना चाहती थीं कि दुनिया में उनकी कद्र करने वाले, उन्हें चाहने वाले भी हैं।
उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे लड़की को 2 दिन में ठीक कर देंगी और वे एकदम रिंग मास्टर की तर्ज पर शुरू हो गईं। उनकी शक्ति देखकर तो अम्मा भी सिहर गई थी, पर बच्चे के कल्याण की कल्पना करके चुप रह गई थी। उन दिनों निक्की का जीवन एकदम घड़ी की सुइयों पर चलता था। समय पर सोना, जागना, रोज नहाना, दोनों वक्त कंघी करना, ब्रश करना, समय से स्कूल जाना, नियमित होमवर्क करना, दोनों वक्त ट्यूशन पढ़ना, इत्यादि इत्यादि। लड़की जैसे बुआ के हाथों की कठपुतली बन गई थी। दीदी बहुत मेहनत कर रही थी, पर उनमें ममता की आंच नहीं थी, स्नेह का स्पर्श नहीं था। इसलिए फिर निक्की बिदकने लगी। और क्या, मैंने उनकी चुप्पी को तोड़ा। आज समझ में आ रहा है अम्मा ने किस मुश्किल से यह बात मुझसे कही होगी। मुझे आज भी कहते शर्म आ रही है। कौन सी बात? अम्मा अपने देवता स्वरूप दामाद के प्रति एकाएक शंकालु हो उठी थी। रसिया तो वे जन्म के थे, पर इतनी सी लड़की पर जोर डालेंगे यह नहीं सोचा था। सहज स्नेह से वंचित, लाड़ दुलार के लिए तरसती 10-12 साल की निक्की आसानी से उनके हाथ आ गई थी। वह दिन भर उनसे चिपटी रहती। दीदी देखती और सुलग उठती, अम्मा देखती और मन महसूस कर रह जाती। आखिर एक दिन अम्मा ने मुझसे कह दिया, बेटा, इन बूढ़ी आंखों में अब चौकीदारी करने की ताकत नहीं है। तू अगर लड़की को सर्वनाश से बचाना चाहता है तो किसी अच्छे से हॉस्टल में डाल दे, नहीं तो मैं सुख से मर भी नहीं पाऊंगी। अम्मा ने जीवन भर इतना सहा था कि मैं उनके दुखों का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए वही किया जो अम्मा ने चाहा था। बच्चे के कल्याण का दूसरा कोई रास्ता नहीं था, पर पता नहीं कहाँ क्या गलत हो गया। जिसके लिए सारी उठापटक करता रहा वही मुझसे रूठ गई। मैं तरस कर रह जाता हूँ, पर वह मुझसे बात नहीं करती भी है तो उसकी जबान पर जैसे कांटे उग आते हैं। लहूलुहान कर देती है वह मुझे। उसकी आंखों में झांकती घृणा मुझे अपनी ही नज़र में छोटा बना देती है। मैं उसे इससे आगे वे नहीं बोल पाए। पुरुष थे, शायद इसी से जब्त कर सके, नहीं तो फफक कर रो ही पड़ते। मुझे अपने ही ऊपर शर्म हो आई। हमेशा पारुल के लिए ही सोचती रही मैं। मेरे बगल में लेटा हुआ यह व्यक्ति, यह भी तो बिल्कुल अकेला है। इसे भी तो अपनों ने ही छला है। किसी ने स्नेह का, संवेदना का स्पर्श नहीं दिया, केवल समस्याएं ही दी हैं। आपकी भूल क्या थी, बताऊं? मैंने उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। जिसके लिए आपने इतनी उठापटक की, उसके मन में झांकने की, वहाँ लिखी इबारत पढ़ने की आपने कभी कोशिश नहीं की। परिस्थितियों पर आपका वश नहीं था, मंजूर है, पर उनकी व्याख्या तो की जा सकती थी, अपनी मजबूरियां तो समझाई जा सकती थी। आपने सोचा होगा छोटी सी बच्ची है, क्या समझेगी। यही आप चूक गए। बच्चे बहुत समझदार होते हैं। शत्रु मित्र की पहचान वे फौरन कर लेते हैं। उनके संवेदनशील मस्तिष्क पर हर बात का जल्दी और गहरा असर होता है, इसीलिए उनके राग द्वेष भी स्थायी होते हैं। मेरे पास उस समय इतना सोचने समझने की फुर्सत ही कहाँ थी। मैं तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में व्यस्त था। इसीलिए तो यह मोर्चा हार गए। मैंने उस गंभीर प्रसंग को हल्के फुल्के ढंग से समाप्त कर दिया, ताकि वातावरण का तनाव कुछ तो कम हो, और वह हुआ भी। थोड़ी ही देर में इनकी नाक बजने लगी, लेकिन मैं सुबह तक आंख नहीं झपका सकी। मैं कमरे में बैठकर बुनाई कर रही थी कि वह दंदनाती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बुलाया था? हाँ, तुम्हारे मामा के यहाँ से मनी ऑर्डर आया है, और राहुल की चिट्ठी भी। चिट्ठी किस खुशी में? दरअसल हुआ यह कि राखी पर तो मैं चूक गई, पर मैंने तुम्हारे मामा जी को भाई दूज का टीका जरूर भेज दिया था। उसी पत्र में बच्चों के नाम तुम्हारा टीका भी भेज दिया था। उसी का जवाब आया है। तुम्हारे मामा जी ने भी बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। आप मेरे लिए रिश्तेदार क्यों जुटाती फिर रही हैं? मैंने आपसे उसी दिन कह दिया था कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन की बात और थी पारुल। वे प्रसाद अंकल के बच्चे थे। उसे तुम रिश्ता जोड़ना कह सकती हो,
पर ये तो तुम्हारे अपने भाई हैं, तुम्हारे मामा के लड़के हैं। नहीं, ना तो मेरा कोई मामा है ना भाई। आप ये चिट्ठी और रुपए अपने पास ही रखिए। कम ऑन पारुल, इतना गुस्सा नहीं करते। अच्छा, 5 मिनट जरा बैठो तो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस तरह तनकर खड़ी हो जाती हो तो मुझे टेंशन हो जाता है। अनिच्छा से ही सही वह पलंग की पाटी पर बैठ गई, जैसे किसी भी क्षण उठकर चली जाएगी। अच्छा, यह बताओ, तुम्हारा यह गुस्सा असल में किस पर है, मुझ पर या अपने भाइयों पर? अगर भाइयों पर है तो उन्हें माफ़ कर दो। अरे, बचपन में तो सभी भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं, सगे हों तब तो और भी ज़्यादा। मेरी माँ कहती थी कि बचपन में जिनमें लड़ाई होती है, बड़े होकर वे भी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। तो बेटे, बचपन की बातें इतने दिनों तक थोड़े ही याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं। देखो, तुम्हारे भाई भी भूल गए हैं, तुम भी उन्हें माफ़ कर दो। और अगर तुम मुझसे नाराज़ हो पारुल, तो विश्वास करो, मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। मेरा इरादा तुम्हारा जी दुखाने का नहीं था। दरअसल मैं सांस लेने के लिए रुकी तो एक बात बिजली की तरह मेरे मन में कौंध गई। मैं तुम्हें उस जगह कभी न भेजती पारुल, पर मुझे उस मरणासन्न औरत की इच्छा का मान रखना पड़ा। फांसी पर चढ़ने वाले की भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। फिर ये तो तुम्हारी दिद्दा थी। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि दिद्दा ने तुम्हें एक बार देखना चाहा था। तुम उन्हें कितना याद करती हो, उससे कहीं ज़्यादा वे तुम्हें याद करती थीं। तुम्हारे पास तो फिर भी एक दुनिया थी, स्कूल की, कॉलेज की, पुस्तकों की, सिनेमा की, सहेलियों की, लेकिन उनके पास तुम्हारी यादों के सिवा क्या था? इसलिए उनकी इच्छा का मान तो रखना ही था। इतना हक तो उनका बनता ही था। उनके प्यार का कर्ज था तुम पर, उसे तो चुकाना ही था। सबको अपने हिस्से का कर्ज खुद ही उतारना पड़ता है। तुम्हें पाल पोस कर दिद्दा ने इस घर पर जो उपकार किया है, पापा बराबर उसका हिसाब चुकाते रहे हैं। अंतिम संस्कार तक उन्होंने अपना यह कौल निभाया है। अंतिम संस्कार किसका? यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। चिट्ठी तो कोई भी तुम्हारे कमरे में दे आता, पर यह खबर तो मुझे ही देनी थी ना। पारुल, दिद्दा नहीं रही। उसका सिहरना मैंने साफ देख लिया। अच्छा हुआ जो तुम लोग उस दिन अस्पताल हो आए, तुम्हें देखने की बड़ी साध थी उन्हें। नहीं जाती तो मन में पछतावा रह जाता। वह पलंग की पाटी पर बैठी थी, धीरे से मेरे पास सरक आई। मम्मी, मुझे क्या फिर वहाँ जाना पड़ेगा? मैंने देखा, उसके होंठ काँप रहे थे और चेहरे पर भय पुता हुआ था। मृत्यु से साक्षात्कार करने का हौसला कितनों के पास होता है। फिर यह तो लाख दिलेर ही सही थी, तो एक नन्ही सी लड़की ही। उसके बदहवास चेहरे को देखकर मुझे प्यार हो आया। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थामकर मैंने कहा, नहीं बेटे, तुम वहाँ क्यों जाओगी? प्रसाद अंकल ने कल पूछा भी था, पर मैंने साफ मना कर दिया। कहीं बच्चे भी ऐसी जगह जाते हैं? थैंक यू मम्मी, उसने कहा और धीरे से अपने को छुड़ा लिया। थोड़ी देर तक दीवार की ओर ताकते हुए चुपचाप बैठी रही, फिर सहमी सी आवाज़ में बोली, उस दिन उन्हें अस्पताल में देखकर मेरा मन कैसा तो हो गया था। वे बाहों में भरकर मुझे प्यार कर रही थी और मैं भागने के लिए छटपटा रही थी। वे मेरी बलाएं ले रही थी और मैं मन ही मन उन्हें कोस रही थी। उन्हें ये सब पता तो नहीं चला होगा ना? उसका स्वर इतना करुण था कि सांत्वना देना ज़रूरी हो गया। उसके पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, नहीं बेटे, उन्हें कुछ पता नहीं चला होगा, क्योंकि जो प्यार करते हैं वे आंख मूंद कर प्यार करते हैं। अपनों की गलतियां देखने वाली नज़र ही उनके पास नहीं होती। सच मम्मी? उसने कहा और मेरी गोद में दुबक गई। अभी आप कहानी शापित शैशव का तीसरा व अंतिम भाग सुन रहे थे। मालती जोशी जी अपने लेखन के माध्यम से मानव जीवन को बहुत ही सरल व सहज रूप से प्रस्तुत करती हैं। यही उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता है। यह हृदय स्पर्शी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।